हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के टिक पर। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत। अभी तक जो कि हमारा सीरीज जो हमारी चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी की, आज उसका 11वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग तैयार होंगे पढ़ने के लिए। तो वीडियो को सबसे पहले तो क्या करिए, आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो उनसे निवेदन है कि चैनल का सब्सक्राइब जरूर करा, ताकि जैसे हम वीडियो बनाई तो अपना पंचन के मोबाइल में सीधे से पहुंच जाए, ढूंढे ना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं, हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम क्या पढ़ रहे थे, भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन किया गया था तो कितने भागों में किए थे हम लोग? 5 भागों में। ठीक है, 6 भागों में। कौन कौन से थे? वो पहला हमारा जो था तो क्या था, हिमालय। हिमालय बाबा को देखें। अगला हमारा जो था तो क्या था, उत्तर भारत का मैदान। अगला जो रहा तीसरा तो क्या रहा, प्रायद्वीप, जो जिसको हमें आज पढ़ना है। किसको पढ़ना है? प्रायद्वीप को। और हिमालय को और उत्तर भारत के मैदान को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे हमारा क्या आएगा, मरुस्थल। आगे जो आएगा तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। हिमालय को भी हम लोग अच्छे से पढ़े। देखिए, जितनी बार आप लोग किसी चीज का रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको वो चीज क्या होंगी, हर समय याद रहेंगी, कभी भूलेंगी नहीं। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके तो आप लोग उन चीजों को दोहराइए, रिवीजन करिए। तो हम हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय को हमने कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में किया था। आप सबको पता होगा, जिसे पता है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन से भाग थे, कितने भागों में किया गया था हिमालय के विभाजन। ठीक है, तब तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ भैया बन रहा है किसी से। समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? तो हिमालय की बात करें तो हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया गया था। वो 5 भाग कौन कौन से थे? तो 5 भाग अगर आप लोग याद होगा, जिसे याद है तो जरूर बताएं। तो क्या है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या इसी को हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, यहां पे समझ में चीजें ना आती होंगी, मुझे भी पता है आप लोगों की, है ना, लेकिन आपको सारी चीजों की क्या है, पीडीएफ मिल जाएगी, मात्र यहां पे आपको समझना भर है। तो हिमालय को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 5 भागों में किया। 5 भाग कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों को अच्छे से बताया था और आप लोगों को याद भी होगा, है ना। आगे हम उत्तर भारत के मैदान की भी बात किए थे। उत्तर भारत के मैदान की जो हम बात किए थे, तो उत्तर भारत के मैदान की अगर हम जो बात किए थे तो वो कौन से भाग थे, कैसे बना उत्तर भारत का मैदान, है ना, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं हम, जो हमारा आज की क्लास है वो है प्रायद्वीप भारत। तो हमारा जो पहला प्रश्न आता है, आप लोगों के मन में भी आएगा कि ये प्रायद्वीप है क्या भैया? प्रायद्वीप भारत तो हम बता रहे हैं कब से, कहोगे सर जी कब से नरिया रहे हैं कि प्रायद्वीप प्रायद्वीप, अरे प्रायद्वीप है क्या भाई, ये भी तो बताइए। तो प्रायद्वीप क्या है? सिंपल सी डिफिनीशन आप लोगों को याद रखना है कि जमीन का ऐसा भूभाग, जमीन का ऐसा भूभाग जो 3 ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। सिंपल सी भाषा आप लोग याद रखिएगा कि जमीन के ऐसा भूभाग जो 3 ओर से किससे घिरा हो? जल से। अपनी लैंग्वेज में याद रखिए, उसे हम क्या कहते हैं?
प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये कैसे है, तो ये भी आप लोगों के मन में डाउट होगा। तो इधर अगर आप लोगों को दिखता होगा क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, हिंद महासागर, और इधर क्या है, अरब सागर। हो गए तीन ओर से जल, हो गए ना तीन ओर से जल। यही तो हम बताए कि तीन ओर से ऐसा जमीन का भूभाग जो तीन ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, आ गई समझ में बात। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों के समझ आ गई होंगी। आ गई, चलिए बहुत अच्छे। अगर हम बात करें प्रायद्वीप की हल्का सा, तो प्रायद्वीप में कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना है कि प्रायद्वीप जो है तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्या है, जो प्रायद्वीप है तो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे बड़ा क्या है, भाग है, और सबसे पुराना भी है। क्या, प्रायद्वीप, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, आर्कियन की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, कुछ ऐसा है, ऐसा ही है कुछ प्रायद्वीप। तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार या मेज की भांति है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 मीटर से 900 मीटर तक। ठीक है, अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार जो पश्चिम में गिरी की पहाड़ियां, गुजरात से पूर्व घाती श्रेणी तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक विस्तृत है। अगर बात की जाए इधर इसके ऊपर यानी उत्तर भाग में क्या है, उत्तर में इसके क्या है, उत्तर भारत का मैदान है। नीचे कहां तक विस्तृत है, उत्तर भारत के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या। अब इस प्रायद्वीप को भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे। किसको, प्रायद्वीप को भी कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करेंगे। वो दो भाग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले बताइए यहां तक आपकी समझ आया कि नहीं, आ गया। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, तभी तो पढ़ाने का मतलब नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं किसकी, अब प्रायद्वीप भारत का दो भागों में हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। प्रायद्वीप रुकिएगा, प्रायद्वीप को दो भागों में हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। पहला भाग जो हमारा होगा क्या होगा, प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार, और अगला जो होगा तो क्या होगा, प्रायद्वीप पर्वत। अब बात आती है यहां पे हम कितने भागों में विभाजित किए, दो भागों में। कौन कौन से, प्रायद्वीप पठार और प्रायद्वीप पर्वत, है ना। अब प्रायद्वीप पठार क्या है, पर्वत क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं हम। तो हम बात करते हैं पहले किसकी, पठार की, प्रायद्वीप पठार की। तो प्रायद्वीप लिख देता हूं यहां पे, प्रायद्वीप पठार की। तो भूभाग का यानी पृथ्वी का उठा हुआ भूभाग, कोई भी भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई कितनी हो, 600 फीट से क्या हो, ज्यादा हो। भूमि का उठा हुआ कोई भी भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट से क्या हो, ज्यादा हो, और उसके ऊपर की सतह, उसके ऊपर की सतह क्या हो, चौड़ी हो, उसके ऊपर की सतह चौड़ी हो और समतल हो। ऐसे उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप पठार कहते हैं। समझ में आ गया, पठार किसे कहते हैं, तो भूमि का उठा हुआ कोई भी भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट से ज्यादा हो
और जो ऊपर की सतह हो, ये ऊपर वाली सतह हो तो क्या हो, चौड़ी हो और समतल हो, ऐसे उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं, हम पठार कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया। आगे बात करते हैं हम पर्वत की। पर्वत में भी कुछ नहीं है, हल्का सा डिफिनीशन है बस, दोनों में हल्का सा। चलिए अब समझते हैं हम पर्वत को। बात करते हैं प्रायद्वीप पर्वत। तो प्रायद्वीप पर्वत के भूमि का ऐसा, भूमि का उठा हुआ कोई भी भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई कितनी हो, 900 फीट से ज्यादा हो, और क्या हो उसमें एक पिक पॉइंट, यानी एक क्या हो, यहां पे चोटी हो, उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पर्वत किसे कहते हैं, तो पर्वत भूमि का, कोई भी भूमि का उठा हुआ भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 फीट से ज्यादा हो और उसमें एक पिक पॉइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार किसे कहते हैं, भूमि का ऐसा कोई भी उठा हुआ भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट से ज्यादा हो और उसमें क्या हो, समतल हो, ऊपरी सतह क्या हो, चौड़ी हो, और क्या हो उसमें समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और पर्वत किसे कहते हैं, भूमि का ऐसा कोई भी भूमि का उठा हुआ भूभाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 फीट से ज्यादा हो और उसमें एक क्या हो, पिक पॉइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक, तो यहां तक उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों की समझ अच्छे से आ गई होंगी। आ गई हैं तो हम बात करते हैं अब पठार की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पठार देखते हैं कि जो प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत हम कितने भागों को पढ़ने वाले हैं। तो हम कितने भागों में प्रायद्वीप पठार को पढ़ेंगे, तो पहला हो जाएगा हमारा क्या, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, मेघालय, दक्कन का पठार आदि हम किसके अंतर्गत देखेंगे, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत। एक एक करके सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। अब हम मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड के पठार भारत के मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं एक नगा। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे भारत का मैप दिख रहा होगा और सारे पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। जो प्रायद्वीप है तो कितने पठार हैं, देखिए पहला हमने आपको क्या बताया, मालवा का पठार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मालवा का पठार, जो कि कहाँ, राजस्थान के एरिया पे आता है। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार ये बीच में है, बुंदेलखंड का पठार ये इधर छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा क्या है, दक्कन ट्रैप, और ये कर्नाटक का पठार इतना आ जाता है, ये तेलंगाना का पठार, ये हमारा श्रीलंका पठार। इस तरह से सारे पठार आ जाते हैं। आप लोग अच्छे से मैप में देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा पठार स्थित है। फिर हम चलते हैं और आगे समझते हैं। तो देख लीजिए अच्छे से एक बार आप लोग, फिर आगे चलें। देख लिए, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये हमारा है क्या, पेनिनसुलर इंडिया। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, सारी चीज यहाँ पे लिखी है जो हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था जो प्रायद्वीप है का पठार है, तो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। पहली जो हमारी लाइन पॉइंट कहता है तो क्या कहता है कि प्रायद्वीप पठार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तीन पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, आगे जो बात आती है, इंडिया पेनिनसुलर इज द लार्जेस्ट एंड ओल्ड पार्ट ऑफ द इंडिया फिजिकल। जो हमारा प्रायद्वीप है यह भारत के जो भौगोलिक भूभाग का सबसे प्राचीन
भूभाग है, प्रायद्वीप, और सबसे बड़ा भी है, जितने में पूरा भौगोलिक क्षेत्र आता होगा भारत का, ये 50%, अगर प्रतिशत की बात की जाए 50% में ये फैला हुआ भूभाग है। ठीक है, आगे हमारी जो लाइन कहती है तो क्या कहती है, अगली जो हमारी लाइन कहती है क्या कहती है, आर्कियन युग की चट्टान से निर्मित हुआ है ना। ये आर्कियन सबसे पुरानी चट्टान है, आर्कियन युग, है ना। ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाती हैं, आपको फिजिकल जियोग्राफी में मिलेंगी, चट्टान वगैरह। जैसे कि अगर हम आपको बताएं, मैथ अगर पढ़ना, हमें मैथ सीखना है, तो मैथ सीखने से पहले हमें क्या आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। और अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए, ABCD। उसी प्रकार अगर जियोग्राफी की बात की जाए तो जियोग्राफी की जो ABCD है वो क्या है, फिजिकल जियोग्राफी है। तो फिजिकल जियोग्राफी हम आपको बताएंगे, हालांकि हमने शुरू में ही बताना चाहिए, शुरू से ही वहीं शुरुआत करें हम लोग, B से शुरुआत कर दिए, इंडियन जियोग्राफी से। तो कई कुछ चीज़ें आप लोगों की समझ जरूर ना आती होंगी, खैर उन चीज़ों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा और उनको भी हम आगे करवाएंगे। अगली जो हमारी लाइन कहती है वो क्या कहती है कि ये इसका आकार कैसा है। इसकी आकार की बात की जाए तो इसका आकार जो है तो मेजाकार, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार, एक मेज की भांति है। ठीक है, किसका आकार, इसका ट्रांस हिमालय। और इसकी बात की जाए इसके उत्तर में क्या है, ये फैला कहां से, तो इसके उत्तर में क्या है, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान से लेकर के कहां तक, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है भूभाग है। कहां से कहां तक, उत्तर भारत के मैदान से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यहां तक बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ अच्छे से आ गई होंगी। आगे की हम बात करते हैं और आगे चलते हैं धीरे से, और आगे आए। अगला हमारा क्या, अगली पॉइंट क्या कहता है कि भारत का प्रायद्वीप पठार उत्तर भारत के महान मैदान दक्षिण के किनारे साथ आधार के आकार में लगभग त्रिकोणीय है और इसका सिर दक्षिण छोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये चीज हमने आपको पहले भी बता दिया। ये जो PDF है, मात्र जैसे कि मैं वहाँ पे लिखता हूँ और आप लोगों की कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर क्या लिख दिए, इसलिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या चीज़ लिखना है। इसे उत्तर में अरावली पर्वत, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताने वाले हैं। अगला लाइन है, पूरा पठार कहाँ स्थित है, दक्षिण उत्तर दक्षिण में लगभग 1600 से किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 14। अब यहाँ से हम आपसे पूछेंगे एक चीज़, जब हमने आपको पढ़ाया था क्या, भारत का विस्तार बताया था, तो भारत के विस्तार की अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम कितना था, 29-33, याद है कि नहीं, किलोमीटर। और इधर से उत्तर से दक्षिण कितना था, 32-14, याद है। चलिए जिसे याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसी प्रकार इस पठार का जो विस्तार है तो उत्तर से दक्षिण कितना है, लगभग 1600 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है, 1400 किलोमीटर। इसमें लगभग 16 लाख किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। याद है कि नहीं, बताया था मैंने, 32,87,263 किलोमीटर। तो उसी का आधा कितना, 16 लाख किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल शामिल है, जो देश का कुल भूमि क्षेत्र का कितना है, आधा है आधा कि नहीं, लगभग आधा। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें समझ आ गई आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं क्या है, पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊपर है। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को। ठीक है, इसका जो ढलान है तो किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे, मैं आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। चलिए पहले उसी को देख लेते हैं।
रुकिए, ठीक। ऐसा कुछ भारत का मैप है। मान लीजिए क्या है, हम गंगा नदी को लेते हैं, तो गंगा नदी यहाँ से उद्गम हुआ और यहाँ आके सीधे कहाँ गिर गई, बे ऑफ बंगाल में। यहीं से इसके पास से ही क्या यमुना नदी आई और गंगा में मिली और कहाँ समाप्त हो गया, बे ऑफ बंगाल में। सारी नदियाँ कहाँ जा रही, दामोदर है, चंबल है, सिंध है, काली है, सारी नदियाँ किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, यानी कि पूर्व की ओर जाती हैं कि नहीं, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ के। अब उसके वो क्यों ऐसा है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। और नदियां वाला जो पार्ट है अलग से पढ़ेंगे, यहीं पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि सर नदियां भी आप बता दिए, नदियां अलग से हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप समझ आ गई कि तो इधर वाला जो भाग है, पश्चिम वाला इसका भूभाग जो है, तो क्या है, उठा हुआ है। भाई जब उधर जा रही नदियां तो कुछ बात होगी, तो क्या बात है कि पश्चिम वाला भाग क्या है, उठा हुआ है। भारत के पश्चिम वाला भाग क्या है, उठा हुआ है। उठा होने के कारण कि इसका ढलान किधर है, पूर्व की ओर है, ठीक है। इसलिए सारी नदियां कहाँ जाती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो आ गया समझ में। चलिए देखते हैं फिर उधर। तो क्या कह रहा है ये कि पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर ऊपर है, हालांकि कई भाग इसे 1000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। महल का सामान्य ढलान पश्चिम से, पठार का क्या है, ढलान क्या किधर है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर है और नर्मदा ताप्ती के अपवाह को छोड़कर, ठीक है, हमने आपको वहां पे बता दिया। प्रायद्वीप भारत को दो भागों में अध्ययन के रूप में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है प्रायद्वीप पठार और दूसरा क्या है, प्रायद्वीप पर्वत, जो कि हमने आपको बताया था, वही चीज आपको यहाँ पे मिली। तो बताइए आप लोगों को समझ आया कि नहीं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ अच्छे से आ गई होंगी। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा आता है, तो क्या आता है, पेंसुलर प्लेटू, ठीक है, पेंसुलर प्लेटू। अब हम बात करते हैं द मारवाल अपलैंड। क्या लिखा है, द मारवाल अपलैंड। अपलैंड का मतलब होता है उठा हुआ भाग, भूमि का उठा हुआ भूभाग, ठीक है। मालवा के पठार की बात हम करने वाले हैं। क्या दिया है, मारवाल। ये आपको अगर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो क्षेत्र अलग, ये नीला वाला भाग, ये हमारा क्या है, मालवा का पठार। इसे पूर्वी राजस्थान का उत्थान भी कहा जाता है। उत्थान का मतलब होता है उठा हुआ, ठीक है। इसे पूर्वी राजस्थान का उत्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यह अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। ये यहाँ पे क्या है, अरावली है। ये यहाँ पे आपको छोटा सा भारत के मैप में भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है, अरावली के, जो अरावली है तो उसके पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 250 से 500 मीटर है और यह पूर्व की ओर ढलान में है। जब हमने आपको पहले भी बताया, जो पश्चिम का ढलान तो किधर है, पूर्व की ओर है, तो इसका भी ढलान किधर है, पूर्व की ओर है। यहाँ विंध्य काल के बलुआ पत्थर सेल और अंगों से बना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्बल पाया जाता है, मार्बल पत्थर आपको याद ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कहाँ पर, राजस्थान में पाया जाता है, इसी कारण, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आपकी समझ आई कि नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है अगला पॉइंट है, बनास नदी अरावली रेंज से में, देखिएगा ये यहां पे क्या था, ये आपके
मालवा का पठार, यहां पे हमने बताया क्या था, अरावली, यहां से ही गुजरती है क्या, अरावली से क्या निकलती है, बनास नदी, ये यहां से ऐसे बनास नदी, बनास नदी अरावली रेंज में निकलती है और चंबल नदी में शामिल होने से पहले लगभग 400 मीटर तक क्या होती है, बहती है। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छा, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस क्षेत्र को बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के कटावपूर्ण कार्य द्वारा रोलिंग मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा आता है, क्या आता है, द सेंटर हाईलैंड। सेंटर का मतलब होता है क्या, बीच में, सेंटर का मतलब बीच में, और हाईलैंड का मतलब भी होता है उठा हुआ, बीच का भूभाग क्या है, उठा हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर हाईलैंड। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैप में आपको ये यहाँ पे ये एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे है, यही भूभाग क्या है, सेंटर हाईलैंड है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो 4 पठार हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का पठार, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अलग अलग पढ़ना चाहेंगे तो अलग अलग भी है, और अगर इसी सेंटर हाईलैंड के बीच में मध्य उच्च पठार प्रायद्वीप, मध्य उच्च प्रायद्वीप भी इसे कहते हैं हिंदी, इसके अंतर्गत आ जाते हैं, शामिल में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। क्या है पहला पॉइंट, जिसे इसे हम मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मध्य भारत का पठार, बीच में, मध्य में, सिंपल सी बात है ना। अगला पॉइंट है, इसमें ज्यादातर क्या है, चंबल नदी का बेसिन शामिल है, जो एक दरार घाटी में बहती है। अब इसको समझने के लिए आप लोगों को, हालांकि सारी चीजें फिजिकल में आएंगी, है ना, फिजिकल जियोग्राफी में, एक मान लीजिए क्या है, चट्टान है, किसी कारणवश इसमें क्या हुआ, दरार आ गई, दबाव पड़ने के कारण क्या हुआ, ये आ गई क्या, दरार, और ये एक भाग इधर चला गया और एक भाग इधर फैल गया और एक भाग नीचे की ओर चला गया। आखिरी में जो इस पत्थर की इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ये अब ये जो उठा हुआ भूभाग है तो क्या कहलाएगा, पठार बन जाएगा, और ये धंसा वाला भाग क्या हो जाएगा, घाटी हो जाएगी। इसी घाटी में क्या बहती है, भ्रंश घाटी में कौन बहती है, आपके चंबल नदी। ठीक है, आ गया आपकी समझ में। एक क्या थी, चट्टान थी, जिसमें किसी कारणवश क्या हुआ, दरार आ जाती है, और दरार आ जाने के कारण आखिरी में जो हमारी इमेज फैल गई, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर, एक भाग पश्चिम, एक भाग पूर्व, और एक भाग नीचे की ओर आएगा। वही नीचे की ओर वाला भाग क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, है ना, धंस जाएगा, और जब धंसेगा तो फिर ऊपर उठा हुआ भाग क्या हो जाएगा, पठार, और धंसा हुआ भाग क्या हो जाएगा, भ्रंश कगार। ठीक है, उसी में क्या प्रवाहित होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है, और सिंध और पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, किसकी, चंबल नदी की, सिंध और पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली पॉइंट जो हमारा कहता है, तो बताइए यहां तक आप लोगों की समस्या कोई हो, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों की समझ आ गई होंगी। अगर आ गई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह पढ़ते रहें। लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि यही एक समय है आगे बढ़ने का। अगर आप लोग लॉकडाउन बना के बैठ गए पढ़ाई में भी, तो मानिए कि फिर आगे क्या होगा आप लोग खुद ही जानते हैं।
और जो व्यक्ति इसी समय को का यूज किया और पढ़ाई जारी रखेगा, क्योंकि ये तो पता है आपको कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो सारे के सारे एग्जाम जो होने थे वो जरूर होंगे। तो जो लोग पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, जो लोग लॉकडाउन बना के बैठेगा तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, कहता है कि यह पुरानी चट्टानों से बना एक खुला रोलिंग पठार है जो बलुआ पत्थर से बनी गोल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ घने जंगल उगते हैं। यहाँ क्या होता है, घने जंगल उगते हैं। यहाँ पे क्या है, गोल गोल इस तरह के पर्वत, हमने आपको शुरू में ही इमेज में बता दिया है। अगला जो भाग है, उत्तर की ओर चंबल नदी की नदियां का मैदान है। नदियों का क्या है, मैदान। उत्तर की ओर चंबल नदी की नदियों क्या है, मैदान है। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों की समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसके आगे का भाग लेकर के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और बार बार वीडियो को देखें। जितनी बार में समझ में ना आए, हो सकता है कि 1 बार में ना आए, 2 बार में ना आए, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।